बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फरवाज़ एनबी न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से मैं आपका मेज़बान नवाज भुट्टो आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, इस वक्त क्या सुप्रीम कोर्ट मलिक रियाज को क्लीन चिट देने जा रही है और मलिक रियाज जिस तरह बहरिया टाउन को DA6 से नथी करने की कोशिश कर रहे हैं, उसकी वजह क्या है और क्यों है, और एक्चुअली ये जो चीख रहा है कि जी मुझे 5000 एकड़ जमीन का अभी तक मिली ही नहीं है MDA की तरफ से, ये हकीकत क्या है और इसने कितनी जमीन पर कब्जा कर रखा है और क्या क्या वहां पर मजालिम ढाए गए हैं और किस किस को इस्तेमाल करके और लोगों के साथ जो हशर किया गया है, उस पर भी हम बात करेंगे। और बात करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने, जो साबिका जजेस थे, उन्होंने मलिक रियाज से कितने कितने फायदे उठाने की कोशिश की और क्यों की, इस पर भी हम बात करेंगे। और आज यकीनन ये एक बहुत बड़ा केस है और सिंध के हवाले से तो बहुत ही बड़ा केस है, क्योंकि न सिर्फ पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी और आसिफ जरदारी के साथ मिलकर मलिक रियाज ने जो जुल्म किया वो कभी फरामोश नहीं किया जा सकता, और यकीनन जो है वो उसके जो सजाएं हैं या उसके जो मामलात हैं वो अभी तक सब भुगत रहे हैं। ये तमाम मामला क्या हैं, इस पर हम तफसील से बात करेंगे। इसलिए आपसे इल्तमास है कि अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगे तो मेहरबानी करके उसको सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा और मेरे प्रोग्राम की लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुप्स में फॉरवर्ड कीजिएगा, ताकि हमने जो अपने टारगेट्स फिक्स कर रखे हैं हम उनको अचीव कर सकें। नाज़रीन, ये 2010-11 की बात है जब बहरिया टाउन को जमीन इलाट हुई। कितनी जमीन इलाट हुई? बकौल इनका कहना है कि जब 16,896 एकड़ जमीन इलाट हुई। अब ये जमीन इनको इलाट की मलिर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने। अब मलिर डेवलपमेंट अथॉरिटी उस वक्त उसके पास इतने पावर थे न ही उनके पास ये जो स्पेसिफिक एरिया था, यहाँ पर 16,896 एकड़ जमीन इनको दे पाते। अब ये 16,896 एकड़ का फिगर इसलिए रखा गया क्योंकि ये मंसूबा अभी कागजों में सिर्फ आना शुरू हुआ था, अभी तो एक तवील सफर जारी था, लेकिन बहरिया टाउन ने पब्लिसिटी शुरू कर दी और इश्तिहारी मुहिम शुरू कर दी, जिसके नतीजे में यानी इतनी बुकिंग इनकी हो गई, 16,896 एकड़ की बुकिंग हो गई कि ज़ाहिर मलिक रियाज का एक नाम था, लेकिन उसको क्या पता कि यहाँ खेल क्या चल रहा है। बहरहाल मलिक रियाज ने आसिफ जरदारी से मिलकर, और वजीर आला उस वक्त सैयद मुराद अली शाही थे, या फिर हाँ मेरे ख्याल में मुराद अली शाही थे, या फिर सैयद कामिल अली शाह थे, उन पर दबाव डाला और दबाव डालकर, या फिर दबाव क्या डाला, उनको कहा कि भाई जाओ ये करो। अब इनकी औकात मुंशियों से बढ़कर क्या हो सकती है, जरदारी के सामने इनकी औकात क्या हो सकती है। फिर ये हुआ कि MDA के रूल्स तब्दील किए गए और MDA की जो जियोग्राफिकल सिचुएशन थी वो तब्दील की गई। जो देहें MDA में शामिल नहीं थी वो भी इसमें शामिल की गई। जो एरियाज जो है वो डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में थे वो भी काट कर मलीर को दिए गए, और उसके बाद इसके हवाले से सिंध असेंबली में कानून साजी हुई और सिंध असेंबली ने कानून साजी की, जिसके बाद मलिक रियाज को लो कास्ट हाउसिंग स्कीम के नाम पर ये 16,896 एकड़ जमीन इलाट हुई। अब इसके हवाले से इसका मलिक रियाज का कहना है कि मुझे ये फी एकड़ 2,72,00,000 रुपए का पड़ा है। तो भाई जब आपने ली थी उसको छोड़ो, जब नेब का केस बना 2014 में, मेरे ख्याल में 2013-14 ही था, 2014 में, तो उस वक्त इसकी जमीन की वैल्यू क्या थी, उस वक्त ये जमीन कहां पहुंच चुकी थी। आप तो रो रहे हैं ना 460 अरब रुपए हम नहीं दे सकते, हम गरीब हैं। आपने बहरिया टाउन से बेंगलोर और पता नहीं इतने बड़े बड़े अपार्टमेंट्स और ये बड़ी मस्जिद, ये बड़ा स्टेडियम, ये बड़ा एयरपोर्ट, ये बड़ा वो सब कुछ कर करके, और लोगों को जिस कदर आपने लूटा, और फिर मतलब मैं क्या कहूं, मतलब मैं हैरान हूं। बहरहाल जब इसकी टोपोग्राफी कहते हैं या फिर कोई और टेक्निकल टर्म है, जब नेब ने वो की तो पता चला कि ये 16,896 एकड़ 96 एकड़ नहीं है, ये बेसिकली जमीन तकरीबन लगभग 25,000 एकड़ थी, और सिंध गवर्नमेंट को इसका पता था।
کیونکہ ایم ڈی اے جو زمین ان کو دیتی جا رہی تھی اس کا میپ بھی تو برابر ساتھ ساتھ میں بنتا جا رہا تھا نا، اور اس کے ساتھ ان کو یہ کہا گیا تھا کہ جی یہ آپ کی حد ہے، کیونکہ اس کے بعد جو چیز شروع ہوتی ہے وہ ہے اپنا کیا بولتے ہیں اس کو، کارونجھر کا ایک ایریا شروع ہوتا ہے، پہاڑی سلسلہ جو جنگلی حیات کے لیے ایک پروٹیکٹڈ ایریا ہے، یعنی ایک یلو زون ہے، اور وہاں پر کوئی نہیں جا سکتا کیونکہ وہاں پر جھیلیں ہیں، آبی گزرگاہیں ہیں اور برساتی پانی کے نالے ہیں۔ بہرحال جی اس وقت تو تقریباً یہی آیا کہ 25 ہزار ایکڑ، مجھے یاد ہے کیونکہ اس وقت میں ایک اخبار میں تھا تو میں نے وہاں پر یہ رپورٹ کی تھی۔ اور اب ملک ریاض کا یہ بھی کہنا ہے کہ جی 5000 ایکڑ زمین تو ہمیں ابھی تک ملی ہی نہیں۔ اس بے شرم انسان سے کوئی پوچھے کہ سندھ میں جو زمین تجھے ملی کیا تیرے باپ کی تھی؟ جس طرح تم نے مفت میں زمین ہتھیانے کی کوشش کی، کیا تیرے باپ کا سندھ کی زمین پہ کوئی حصہ تھا؟ جس طرح تم نے یہاں پہ تاریخی قبرستان مسمار کیے، جس طرح لوگوں کے گاؤں آپ نے تباہ کر دیے، جس طرح 1-2 گاؤں ابھی تک بحریہ ٹاؤن کے علاقے میں محصور بنے ہوئے ہیں، اور جہاں سے ان کی بکری آپ کی حدود میں نہیں آ سکتی کہ آپ کے گارڈ ان کو گولی مار دیتے ہیں، آپ کی ضد ہے کہ یہاں سے خالی کریں، اور جس طرح آپ انکروچ کر رہے ہیں، کیا یہ سب کچھ تمہارے باپ کا تھا؟ آپ کو یاد ہوگا ناظرین کہ جب یہ بحریہ ٹاؤن کا ایشو اٹھا تھا اس وقت بھی احتجاج ہوا تھا، اور اس کے بعد بھی احتجاج ہوا تھا، اور اس کے بعد پھر جنہوں نے احتجاج کیا تھا، اب اپنا جو پروٹیسٹ تھا اس کو کور کرنے کے لیے خود بحریہ ٹاؤن نے ایک ایسا کیمیکل اپنے جو ہے وہ ان کا مرکزی جو راستے تھے وہاں پر پھینکا اور اپنے گارڈز کو بھگا دیا، اور پھر انہی کے اپنے ہی لوگ اندر توڑ پھوڑ کرتے رہے۔ پھر سندھ کی نیشنلسٹ تنظیمیں جو پروٹیسٹ کر رہی تھی انہی کے خلاف فائر داخل ہوئی۔ ناظرین ابھی قصہ ختم نہیں ہوا، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اس کے بعد جی جو ہے وہ اس وقت اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ جسٹس گلدار، جسٹس بندیال نے جو ہے وہ ان کا پورا عرصہ گزر گیا، یہ معاملہ ٹیک اپ نہیں ہوا، کیونکہ اس سے پہلے جو ہے وہ جسٹس جواد خواجہ، جسٹس قاضی فائز صاحب اور جسٹس دوست محمد خان نے اس کا معاملہ ٹیک اپ کیا تھا، اور پھر ان کو کہا تھا کہ جب 460 ارب روپے جمع کروائیں۔ اس کے بعد یہ عمل درآمد کمیٹی بنی، اب اس میں جسٹس عبدالرب، جسٹس اعجاز الاحسان اور جسٹس منیب اختر، کمال کا کمبینیشن ہے، جسٹس عبدالرب۔ اب عمل درآمد کیسے ہوگا یہ ڈرامے بازی سنیں، کیونکہ جسٹس عبدالرب کا تعلق کراچی سے ہے، اب اس کو ریٹائر ہونا تھا تھوڑے دنوں میں، اب وہ کیا ڈرامے بازی کر رہے تھے کہ جی یہ جو پیسے ہیں یہ سندھ گورنمنٹ کو ہم نہیں دیں گے، حتیٰ کہ بے شرمی کی، بے غیرتی کی انتہا دیکھیں کہ جس سندھ گورنمنٹ نے یہ زمین ملک ریاض کو مفت میں دی، جب سپریم کورٹ نے یہ پیسوں کا معاملہ سامنے آیا تو سندھ گورنمنٹ بھی کلیم لے کے کھڑی ہو گئی کہ یہ تو 460 ارب روپے ہمارے ہیں، اور ادھر سے جو این سی اے نے 190 ارب روپے بھجوائے، اب وہ اس اکاؤنٹ میں جمع ہوئے، اس کے بدلے عمران خان نے القادر بنوا لی، پھر کسی نے ہیروں کی انگوٹھیاں لی، تو ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے بحریہ ٹاؤن کی جو زمین تھی وہ کسی کا وجود ہو، اور کوئی گدھ بن کے، کوئی چیل کوے بن کے اس کو نوچنے کی کوشش کر رہے تھے، اور ان میں ایک چیل جو تھی نوچنے کی جو کوشش کر رہی تھی وہ تھی جسٹس عبدالرب۔ انہوں نے کہا کہ جی یہ پیسہ سندھ کی ڈیولپمنٹ پر خرچ ہوگا، اور یہ ڈیولپمنٹ کا جو ہوگا اس کے لیے کمیٹی بنے گی۔ اب اس کمیٹی کا جو سربراہ ہوگا وہ سپریم کورٹ کا ایک ریٹائرڈ جج ہوگا، اور اس کا تعلق بھی سندھ سے ہوگا۔ پھر اس میں اٹارنی جنرل جو ہوں گے وہ بھی اس کے رکن ہوں گے، تو اٹارنی جنرل نے کہا بھائی میرا کیا تعلق سندھ سے، ریٹائر تو آپ ہونے والے ہو، دھندا تو آپ نے جا کے کرنا ہے۔ ظاہر ہے جب منہ سے رال ٹپکتی ہے تو دنیا کو دکھتی بھی ہے، تو دنیا کو دکھی۔ بہرحال ناظرین آج جو ہے وہ جسٹس امین الدین خان، جسٹس اطہر من اللہ اور چیف جسٹس جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ اس کیس کی سماعت کر رہا ہے۔ یہاں پر بہت سارے خدشات ہیں، کیونکہ اس وقت جو وکیل ہیں ملک ریاض کے وہ بھی تبدیل ہو چکے ہیں، اور سن رہے ہیں کہ جو نواز شریف صاحب کے خاص وکیل ہیں ان کی خدمات انہوں نے حاصل کی ہیں، لیکن اس وقت جو ملک ریاض ہیں، بحریہ ٹاؤن ہیں، انہوں نے اپنے ایشو کو
नथी किया है DHA, यानी क्योंकि उसके बिल्कुल बराबर में ही DHA है, बहरिया के सामने ही जो है वो DHA है। अब इनका कहना है कि जी DHA को 19,640 एकड़ जमीन अलाट हुई, ठीक है जी। अब ये कह रहे हैं कि जी जो MDA ने इनको जमीन दी है वो जो है DHA वाली जो जमीन है वो इनको मिली है जी 1 लाख रुपए फी एकड़। 1 लाख रुपए फी एकड़ आप DHA से ले रहे हैं और 2,72,00,000 फी एकड़ आप मुझसे ले रहे हैं। और इसके अलावा उन्होंने कहा कि जो इनका जो DHA को जो अपना कैपिटल वैल्यू टैक्स होता है CVT 11,640 एकड़ अराजी पर कैपिटल वैल्यू टैक्स जो है वो भी आपने उनको माफ कर दिया है और मजीद 8,000 एकड़ जमीन पर भी आपने उनको इस टैक्स में छूट दे दी है। तो अगर उनको ये सब कुछ मिल सकता है तो मुझे क्यों नहीं? अब इनसे पूछो कि तुमने पाकिस्तान बहरिया का नाम इस्तेमाल कर रहे हो, इसकी पिटीशन सिंध हाई कोर्ट में काफी अरसे से ज़ेर इल्तवा है, लेकिन सिंध हाई कोर्ट में कोई सुनवाई नहीं, कोई सुनने वाला नहीं। मैंने कहा ना कि निज़ाम अदल चल रहा था किस्तों पर, और उसके बाद बात लंबी ना हो जाए, मैं इसको कंक्लूड करता हूं। और उसके बाद DHA किसका है भाई? DHA उनका है जो इस पूरे मुल्क के मालिक हैं। समझ में आई बात? DHA उनका है जो जहां चाहें ले सकते हैं। और इस वक्त आपको जो जमीन इलाट हुई बकौल आपके 16,896 एकड़ थी ना, तो इस वक्त आप 46,000 एकड़ जमीन पर कब्जा क्यों कर रहे हैं? SP राव अनवार जैसे गुंडे पाले जिन्होंने ATC के तहत लोगों के खिलाफ मुकदमात किए, उनके घर जलाए, उनके बच्चों को मारा, उनके बच्चों को जेलों में डाला, क्या वो आपको नजर नहीं आता? 40,000 एकड़ एराजी, आपको क्या लगता है? यानी कराची से आप चले हैं, आपको पता है कहां जाकर पहुंचे हैं? पता है आपको कुछ? थाना बुला खान की कुछ देहों तक आप पहुंच चुके हैं। और कारूंझर जो जबल है, पहाड़ है, उसमें जो अपना जानवरों का जो महफूज गुजरगाहें थी वो सब आपने कब्जा कर ली हैं। यानी उनके महफूज एरियाज थे, वो जहां वो पानी पिया करते थे वो सब आपने उड़ा लिए, खा लिए, कब्जा कर लिया, बिल्डोज कर लिया आपने। 40,000 एकड़ अराजी। क्या इस मुल्क में कोई कानून है? मैं चीफ जस्टिस काजी फयाज ईसा साहब से कहता हूं कि पहले तो DHA अपना बहरिया टाउन का जो टोपोग्राफी होती है वो मालूम करें, देखें कि इन्होंने कितना एरिया ऑक्यूपाई किया हुआ है। एक्चुअल आपको वहीं से सारा पता चलेगा। और अगर नहीं तो फिर हम ये भी सुन रहे हैं कि इस केस की आड़ में मलिक रियाज को जो 460 अरब रुपए हैं, इसको शायद निस्फ कर दिया जाए और फिर मलिक रियाज को जो है वो एक इम्यूनिटी दे दी जाए कि जाओ ऐश करो, तुम्हें भी ससना है। क्या मतलब ऐसा होता है? क्या ऐसा हो सकता है? क्या सिंध के लोग लावारिस हैं इसलिए? हैरत की बात है कि वो बार बार धोखा खाते हैं, बार बार पीपल्स पार्टी को वोट देते हैं, क्योंकि हमारे पास मुतबादिल क़यादत नहीं है, तो इसलिए आपकी चांदी लगी हुई है। और आप कह रहे हैं कि जी जिन लोगों के घर वहां पर हैं उनके बुनियादी हकूक मुतासिर होंगे, तो जिन गरीबों के, जिन मिस्कीनों के सदियों पुराने बाप दादा के, परदादा के गांव देहात आपने मसमार कर दिए, क्या उनके कोई फंडामेंटल राइट्स नहीं थे? क्या उनको कुछ नहीं था? मैं तो कहता हूं कि मलिक रियाज को हथकड़ी लगाकर वहां से सुप्रीम कोर्ट से पैदल घसीट कर बहरिया टाउन के सामने कराची लाया जाए। बहरिया टाउन पिशावर में भी तो बनाया था ना, क्या हुआ? बना सके? नहीं बना सके ना, क्योंकि उन लोगों में ज़र्फ है, उनमें ज़मीर है। तो बहरहाल इस्लामाबाद में भी आप एक बहरिया टाउन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि वहां के लोगों में भी एक ज़र्फ और ज़मीर है, लेकिन हम क्या करें, हमारे लोगों के ज़मीर बड़े सस्ते बिकते हैं, टकों में बिकते हैं। बस यही एक रोना है,
یہی ایک المیہ ہے، یہی ایک درد ہے، یہی ایک دکھ ہے جس کی نہ کوئی انتہا ہے، نہ کوئی انتہا ہو سکتی ہے۔ فی الوقت کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے پروگرام میں، تب تک اجازت دیجیے، فی امان اللہ۔